ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली आप एक फ़िज़िकल डायग्नोसिस बनाओगे उसी से ही, और जब एक फ़िज़िकल डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर आप उसे कंफर्म करने के लिए ट्रायल ट्रीटमेंट देते हो, और अगर वो इम्प्रूवमेंट आती है पेशेंट में तो डायग्नोसिस कंफर्म है, अगर नहीं आती तो रीवैल्यूएट करो या रेफ़र कर दो पेशेंट को। अब उसने बताया कि जो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी है इसका जो ट्रायल ट्रीटमेंट है, द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रायल ट्रीटमेंट वो है ट्रैक्शन। ये देखने के लिए कि पेशेंट की हाइपोमोबिलिटी है और इस पर मोबिलाइजेशन इंडिकेटेड है। आप सिर्फ ट्रैक्शन दो पहले दिन, अगले दिन अगर उसमें पेन कम हो जाए या इम्प्रूवमेंट आए थोड़ी सी रेंज में, तो यही ट्रीटमेंट आगे चलेगा। ओके बस, तो ये ऐसे आप फिजिकल डायग्नोसिस बना लेते हो, ठीक है, दोनों केसेस में याद रखना। अब बात करते हैं दूसरे गोल की इंडिकेशन की, कि कब आपने मैनुअल थेरेपी का ट्रीटमेंट देना है। तो इसके लिए कहता है कि जो मैनुअल थेरेपी के ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है वो हमेशा रिलाई करती है फिजिकल डायग्नोसिस पे, मेडिकल डायग्नोसिस पे नहीं करती। क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, आपके पास पेशेंट आया है फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, अब आपने उसकी पैथोलॉजीज़ को नहीं ठीक करने लग पड़ना, उसके जो बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं आपने देख लो, उसकी वजह से जॉइंट कितने हाइपोमोबाइल हो गए हुए हैं, पेनफुल हैं कि नहीं वो, ये आपका फिजिकल डायग्नोसिस है। आपको इसकी बेस पे ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। आप क्या क्या जॉइंट मोबिलाइजेशन की क्या इंडिकेशन होंगी, अगर जॉइंट जो सा वो हाइपोमोबाइल है और साथ में एबनॉर्मल एंड फील है तो फिर मोबिलाइजेशन होगी। अगर एंड फील एबनॉर्मल नहीं है, सिर्फ हाइपोमोबाइल है, तो आप मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट नहीं दोगे, क्योंकि जो हाइपोमोबिलिटी है विदाउट एंड फील एबनॉर्मल, इट कुड बी ड्यू टू कंजेनिटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, तो आप इस केस में पेशेंट को रेफ़र करोगे। ओके उसके बाद आप मोबिलाइजेशन का ट्रीटमेंट स्पेशली ग्रेड 1 और 2 इसलिए भी पेशेंट को देते हो कि आपको उसे प्रिपेयर करना होता है ग्रेड 3 के लिए। एक ऐसा पेशेंट जिसकी जॉइंट की फॉर एग्जांपल पीआईपी जॉइंट उसका हाइपोमोबाइल है, आपको इसे मोबिलाइज करना है और पेशेंट आपको अलाउ नहीं करता पेन की वजह से, तो इसका मतलब इनके आप कंट्राइंडिकेटेड है। आपको पता है कि ये इंप्रूवमेंट होगी ही मोबिलाइजेशन से, ग्रेड 3 से ज़्यादा आएगी, तो पहले आप उसे ग्रेड 1 और 2 दोगे, फिर वो प्रिपेयर होगा 3 के लिए। उसके बाद मसल स्पैज़म में है तो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन इंडिकेटेड है। किस ग्रेड की होती है ये रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन, कौन सा ग्रेड है मसल स्पैज़म के लिए यूज होता है? 2 ग्रेड है, 1 पेन के लिए यूज होता है, मसल स्पैज़म के लिए 2। और अगर पेशेंट आ जाता है हाइपर मोबिलिटी के साथ तो उस केस में स्टेबलाइजेशन या लिमिटिंग जो टेक्निक्स हैं मैनुअल थेरेपी में वो इंडिकेटेड है। फॉर एग्जांपल नेक हाइपर मोबिलिटी के साथ उसे नेक कॉलर लगाओ, नेक की आइसोमेट्रिक्स करवाओ, नॉन कपल पोजीशन में आप उसे लेकर आ सकते हो, जो भी स्टेबलाइजिंग मेथड होंगे। ओके उसके बाद जी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ग्रेड 3 के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने नीचे मेंशन किया हुआ है कि ग्रेड 1 एंड 2 आर सेल्डम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वह रेयर है, लेकिन मैनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर देयर फॉर ग्रेड 3। कुछ जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जनरल मतलब कि पेशेंट आया और आपने भी इसका हिस्ट्री लिया तो आपका आइडिया हो गया। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप ये चीज़ें देखो तो छोड़ दो, ग्रेड 3 ना दो। तो जनरल की पहले बात करते हैं। ये वो सारी कंडीशन लिखी हुई है, ये इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सारी एक ही हैं। वो सारी कंडीशन है जो पेशेंट को वल्नरेबल कर देती हैं फोर्सेस से, मैकेनिकल फोर्सेस से, यानी कि आप उसे अगर मैकेनिकल फोर्स दोगे तो उससे नुकसान होगा पेशेंट को। ये वो सारी कंडीशन है। सबसे पहले न्यूप्लाज्म, क्या होता है न्यूप्लाज्म? कैंसर, ठीक है। प्लाज्म प्लेजिया इज अबाउट सेल और न्यू इज नए सेल एबनॉर्मली बनते जा रहे हैं। इस केस में नहीं दोगे, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि आप अगर उससे इस केस में मोबिलाइज करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, मेटास्टेसाइज कर जाएगा। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन में आप नहीं करवाते ग्रेड 3। हाँ, प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर आप ग्रेड 3 दे सकते हो इंडिकेटेड, ठीक है। दिस इज द रीज़न कि जो ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आता है क्यूट स्टेज में, जब इन्फ्लामेशन हुई होती है, जॉइंट स्वेल होता है उसका, हम कभी उससे मोबिलाइज नहीं करते।
और अगर कोई जॉइंट में इन्फेक्शन चल रहा है उस केस में भी नहीं करते, वो स्प्रेड हो जाता है, इन्फेक्शन ब्लड में आ जाता है। उसके बाद भाई वो कंडीशन जो बोन से रिलेटेड है, बोन की डेंसिटी कम कर देती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, उस केस में नहीं देंगे, फ्रैक्चर के चांसेस हैं, रिस्क हैं। कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी के अंदर कोलेजन का डिसऑर्डर चल रहा है। कोलेजन सबको पता है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिगामेंट का, टेंडन का, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को स्टिफनेस देता है ना। तो इसका मतलब अगर किसी में कोलेजन नहीं है या डिसऑर्डर है तो उसके ये स्ट्रक्चर वीक होंगे, तो ग्रेड 3 देने से वो स्प्रेन आ सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। उसके बाद जो मैसिव डीजेनरेटिव कंडीशन चलती हैं स्पाइन में, जैसे स्पॉन्डिलोसिस है, आर्थराइटिस स्पाइन का, ऑस्टियोआर्थरोसिस है। क्या फ़र्क होता है आर्थराइटिस में और आर्थरोसिस में? हाँ भाई, आर्थराइटिस में थोड़ा स्वेलिंग होती है ना। ओके, और आर्थरोसिस? आर्थरोसिस में क्या चीज़ दोनों में कॉमन है और एक चीज़ जो दोनों में डिफरेंट है? स्वेलिंग तो होगी। आर्थराइटिस और आर्थरोसिस दोनों ही जॉइंट की वेरिंग एंड टेयरिंग होती हैं, ठीक है, ये कॉमन है। डिफरेंस क्या है? आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होती है, आर्थरोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती, ये एज रिलेटेड डीजनरेशन होती है। उसके बाद भाई वो सारे कंडीशन जो जिसमें स्केलेटल या लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे जॉइंट रिकरेंट डिसलोकेशन, ठीक है, उस केस में ग्रेड 3 नहीं देंगे। और वो कंडीशन जिसमें बच्चा पैदाइशी तौर पे पैदा होता है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, जिसमें डिस्प्लेजिया, एप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, नियोप्लेजिया। जैसे नियोप्लेजिया होता है ना, कैंसरस ग्रोथ ऑफ द टिश्यू या किसी कोई ऑर्गन, इसी तरह हाइपरप्लेजिया होता है किसी ऑर्गन का बढ़ जाना साइज, हार्ट, दिल बड़ा होता है किसी का, एनाटॉमिकली भी बड़ा होता है। एप्लेजिया, बच्चा पैदा हुआ है किसी मिसिंग लिम्ब के साथ, कोई एक लिम्ब बना ही नहीं। डिस्प्लेजिया कि कोई मैल फॉर्मेशन हो गया स्ट्रक्चर की। कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनका पैदाइशी तौर पे ही हिप जॉइंट डिसलोकेटेड होता है, क्योंकि उनमें एसिटेबुलम जो उनसी है ना वो ग्रो नहीं की होती, फुल शालो होती है, ठीक है, नहीं तो एसिटेबुलम ने ऐसे कवर किया होता है। पॉलीडेक्टाइल का किसमें पॉलीडेक्टाइल कंडीशन होती है, वो किसमें? क्या? पॉलीडेक्टाइल पॉलीडेक्टाइल कंडीशन है, तो मतलब इस लिम्स की ये फिंगर जिम की तरह, हाँ वो किस कंडीशन है? मुझे हाँ हाइपरप्लेजिया में नहीं, वो हाइपरप्लेजिया होता है एक ही ऑर्गन का साइज में बढ़ जाना, ये उंगली बहुत बड़ी, जैसे क्रेनियोमेगाली होती है, सार का फूल जाना। हाँ, वो नहीं, क्रेनियोमेगाली भी एक कंडीशन होती है जिसमें बेबी बोन जो होता है उसका दो पार्ट्स का सर बड़ा होता है। सेफलोमेगाली, हाँ, क्रेनियोमेगाली, सेफलोमेगाली, हाँ उसमें वो तो फ्लूइड आ गया, बढ़ गया होता है ना।